जब आपके पास अगर कोई प्रोटोकॉल दे भी दिया जाता है और आपके पीछे पीछे पब्लिक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो प्रोटोकॉल काम करने वाला है। आप 50-100 लोगों को लेकर कहीं किसी ऑफिस में घुस जाओगे तो किसी की हिम्मत है कि आपके प्रोटोकॉल को वो डिनाई कर सके। तो कुछ चीज़ें हमें भी करनी पड़ेंगी। ये मोदी जी ने लाल किले से अगर कहा है कि मैंने तीनों इंस्टीट्यूट तैयार किए हैं और इनको ग्रास स्तर तक मजबूती देनी है, तो वो एमएलएस के आने से वो बदलने वाला नहीं है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि आने के बाद वो कहेंगे डीडीसी क्या कर रहा है, तो वो तो प्रॉब्लम आप मुझे बताओ, वो होता ही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जब चुनाव हुए, चुनावों के लिए नामांकन भरे जाने लगे, तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में टेक्नोक्रेट इस चुनाव में उतर आए, ठेकेदार इस चुनाव में उतर आए, अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इन चुनाव में उतर आए। मेरे साथ इस वक्त एक वकील साहब हैं, इनका नाम एडवोकेट अमित शर्मा है। ये डीडीसी मजालता हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और मजालता में इस समय काम कर रहे हैं। आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर को लेकर एक सपना था और सपना है भी कि डीडीसी को एक अहम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाना है जिससे ग्रास रूट गवर्नेंस को मजबूत करना है। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई वैसा कुछ हो रहा है। अमित जी, धन्यवाद सबसे पहले, आपके पास समय निकला कि हमसे बातचीत हो सके। आपका धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आए। मुझे ये बताइए कि डीडीसी को लेकर जिस समय ये इंस्टीट्यूशन बना था उसी समय बहुत सारे हंगामे हुए। पहला हंगामा तो ये हुआ जी प्रोटोकॉल हमारा कहाँ है, उसके बाद बाबू लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, उसके बाद ये हंगामा भी हो गया कि जी हमें वो इज़्ज़त, वो मान सम्मान जो है दफ्तरों में नहीं मिलता जो डीडीसी को मिलना चाहिए। इस समय स्थिति क्या है, क्या कोई बदलाव आया है, या चूंकि आप भाजपा से हैं तो इसलिए आपकी तारीफ़ करना मजबूरी है कि जनाब सब तो बहुत अच्छा है, कुछ गड़बड़ कुछ गलत नहीं है? ऐसा है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन समय के साथ काफ़ी चीज़ें बदली हैं और अब ऐसा नहीं है। बाकी कहने का मतलब ये है कि जो आपने कहा बाबू लोग सुनते नहीं हैं, मेरे ज़िले के अंदर ऐसा लगभग नहीं है। कहीं इक्का दुक्का मसला होगा तो वो अब समझ चुके हैं कि इनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाजपा से हूँ और कोई प्रेशर है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा अक्सर आना जाना ऑफिस में होता है और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि किसी ऑफिसर ने मेरी बात नहीं सुनी है। व्यक्तिगत रूप से आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ये माना जाए कि 14 के 14 लोग जो यहाँ से चुने गए हैं, सबके साथ बाबू लोगों का जो तौर तरीका है बात करने का, काम करने का, वो एक जैसा है, या ये चूंकि पार्टी इन पावर है तो पार्टी इन पावर के लोगों का मानना है और बाकी लोग जो हैं उनको रहने दीजिए? क्या आप डीडीसी को एज एन इंस्टीट्यूशन देखते हो, या यहाँ पर भी आप अपने आप को भाजपा वाला और किसी और को पैंथर्स वाला और किसी और को कांग्रेस वाला देखते हो? नहीं, डीडीसी एज ए इंस्टीट्यूशन है और मैं जब अपनी व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ तो मेरी काउंसिल भी इसमें आती है और सबकी सुनवाई हो रही है। और कहीं अगर कमी रहती है तो मेरा ये मानना है, आज नहीं पहले भी अगर कहीं कमी रहती है तो हम लोगों से कमी रह जाती है। आप जब किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं और नया इंस्टीट्यूट डेवलप होता है तो हमें भी समझने में टाइम लगता है और जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उनको भी समझने में टाइम लगा, क्योंकि उनके लिए भी नया था कि हमें कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कुल मिला के अब एक स्मूथ फंक्शनिंग, जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं, जब नया ये ऑफिस शुरू हुआ तो एक हॉल था हमारे पास, आज एक आलीशान दफ्तर बना हुआ, तो समय तो लगता है चीज़ों को डेवलप होने में। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि मेरे जो मुझे अभी तक जो आंकलन हुआ है, हम किसी कोई मीटिंग हमारे बिना नहीं होती है पूछे बिना। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें वैसी हुई, लेकिन और ख़ासकर जैसे जब से ये डीसी मैडम हमारे आए हैं और काफ़ी बदलाव जो है वो आया है, क्योंकि उनका पर्टिकुलर ये मानना है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ख़ासकर पंचेस सरपंचेस और ये पीआरआई का इंस्टीट्यूशन, ये बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, इसको मजबूत करना है। तो एक एग्जांपल सेट की जा रही है। आज कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई कुछ होता है तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बिना इन्वॉल्वमेंट के कोई भी काम नहीं होगा। जैसा आप कह रहे हैं कि बिना इन्वॉल्वमेंट के कोई काम नहीं होगा, लेकिन जिस समय डीडीसी इंस्टीट्यूशन बना, हमने बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसमें से आपके ही डीडीसी के एक मेंबर ने चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी जो है वो दिल्ली तक जा पहुंची और उसमें उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को जिस तरीके से मुझे मुखातिब करना चाहिए वैसे मुखातिब नहीं कर रही। जो काम जब अगर प्लान आपको सैंक्शन करना है, ये प्लान आपको बनाना है, बनाने का काम तो डीडीसी का है, तो हमें बुलाए बगैर जो है वो प्लान बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुई। क्या ये एड्रेस हो चुकी हैं या स्थिति अभी वैसी की वैसी है?
नहीं, अब काफ़ी हद तक मुझे जो लग रहा है कि मैंने तभी कहा स्टार्टिंग में, जब ये इंस्टीट्यूट आया तो दिक्कतें हुई, तो मैंने स्टार्टिंग में तभी कहा, क्योंकि उनको भी समझने में परेशानी आ रही होती और हमें भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीज़ें हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। और एक और बात अगर मैं कह दूँ तो प्रोटोकॉल की बात आती है, तो मेरा ये मानना है प्रोटोकॉल जो व्यक्ति का रहता है वो, हम डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, हमें लोगों ने चुना है, और मेरा मानना है जिसके पीछे पब्लिक होगी उसका प्रोटोकॉल अपने आप ऊपर हो जाता है। जब आपके पास अगर कोई प्रोटोकॉल दे भी दिया जाता है और आपके पीछे पीछे पब्लिक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो प्रोटोकॉल काम करने वाला है। आप 50-100 लोगों को लेकर कहीं किसी ऑफिस में घुस जाओगे तो किसी की हिम्मत है कि आपके प्रोटोकॉल को वो डिनाई कर सके। तो कुछ चीज़ें हमें भी करनी पड़ेंगी, ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी पड़ेगी। जो सिस्टम पहले था, जैसे काम होते थे, काम आते थे और वो ख़त्म हो जाते थे, कागज़ों में चले जाते थे, जहाँ अच्छा काम नहीं होता था, तो हमारी ड्यूटी बनती है ग्राउंड पर जाकर हम उन कामों को देखें, उनको पूरा मॉनिटर करें। और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे हिसाब से रिश्तेदारी पालने की ज़रूरत नहीं है। जो बाबूइज़्म आप बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर वोकल होकर आपको बोलना पड़ेगा उसके खिलाफ। आप सोचोगे ये कल को मेरा नुकसान करेगा, तो फिर उससे नुकसान आपका नहीं होगा, नुकसान पब्लिक का होगा। तो बाबूइज़्म उसी एंगल से भी खत्म होगा। जब आप खुद ऑनेस्टली और डेडिकेशन से काम करोगे तो अल्टीमेटली आपको उनको ओन करना ही पड़ेगा। कोविड केयर सेंटर्स की मैं बात करूंगा, हमने पंचायत स्तर पर जाकर जब देखा तो जो ढोल धमाका सरकार बजा रही है वो ग्राउंड पर नहीं है। ग्राउंड पर कोविड केयर सेंटर में जब आप जाते हो तो मजाक किया हुआ है गाँव के साथ। तो क्या इस उपलक्ष्य में आपने सरकार से कोई बात की, डीडीसी से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को कोई बात कही कि जो आपने पंचायत लेवल पर बनाया इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जिस गंभीरता के साथ इसको लिया जाना चाहिए उस गंभीरता के साथ नहीं लिया गया है? आपने स्कूलों में कोविड सेंटर बना दिए हैं, कल स्कूल खुल जाएंगे तो ये कोविड सेंटर का क्या होगा? आपने पंचायत घर में बनाया हुआ है, एक कमरा आपने बंद कर दिया और उस कमरे में आपने 5 बेड लगा के रखे हैं और एक उसके बाद आपने वहाँ पर मशीन दे रखी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है ये जो इनिशिएटिव ऊपर से आया है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड के स्तर पर जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं ये कहीं पर आपने किसी के नोटिस में लाया? ऐसा है, जब ये कोविड केयर सेंटर्स बन रहे थे तो मैं खुद भी इन कोविड केयर सेंटर्स में गया था। गांव में दिक्कत है, आपको बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, फिर जहाँ तो स्कूल की बिल्डिंग है, जहाँ पंचायत घर की बिल्डिंग है, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और दूसरा क्या था कि बड़ी जल्दबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत जल्दी में ये काम हुआ है और उस वक्त एकदम से ऑर्डर आ गया कि जल्दी सारा कर दो। तो जब हम गए तो वहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ लोगों की ड्यूटी वहाँ लगा दी, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ों की कमी है और वो बात भी हुई है कि उसको रिड्रेस किया जाए और कोशिश भी जारी है उस पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हमारे पास कोई चीज़ थी ही नहीं तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास अब आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर बात करूं इस पर, तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि हमें तीसरी लहर ना आए, उसके लिए काम करना चाहिए। तो जैसे कि कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, अब शादियों का सीज़न है, आप देखेंगे, आप जाएंगे, अब आप देखेंगे कि लोग फॉलो नहीं करेंगे। 25 की गैदरिंग है तो 250-250 लेकर बारात निकलेंगे। अब किसी का क्रिमेशन होता है तो वहाँ पर रश है। तो अल्टीमेटली दिक्कत वहाँ है। आज आके सरकार पर बर्डन डाल देते हैं, लेकिन क्या लोगों की जिम्मेवारी नहीं कि इन चीज़ों का पालन करें, इन चीज़ों को देखें कि हम उतने ही लोगों को लेकर जाएं जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो वो एक बड़ी दिक्कत है। ग्राउंड पर अगर वो चीज़ें फॉलो होंगी तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो कोविड सेंटर बनाए इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जिससे आपने कोविड सेंटर को लेकर एक और चीज़ है, एक डॉक्टर के हाथ में आपने 5 कोविड सेंटर दे दिए हैं। वो डॉक्टर खुद भी ये कहता है जी 5 कोविड सेंटर मैं कैसे चलाऊँगा, एक बात। दूसरी बात वो ये कहता है जी कि फ़ोन पे मैं कितने पेशेंट सुनूंगा, कितनों की बात मैं दिन में सुनूंगा, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, 5 बजे के बाद मेरी भी कोई अपनी ज़िंदगी है, अब मुझे पूरा दिन जो है लोगों के फ़ोन आते रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि बजाय रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के, ये पंचायत घरों को और स्कूलों को हेल्थ सेंटरों में कन्वर्ट करना, क्या ये आपको अक्लमंदी लग रही है? नहीं, देखो, मैंने तभी आपको कहा कि काफ़ी दिक्कत है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपके पास विकल्प क्या है? जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो कुछ तो विकल्प निकालना पड़ेगा। स्कूल्स बंद थे इसलिए स्कूल्स को कह दिया। पंचायत घर, यहाँ सब जगह तो पंचायत घर भी अवेलेबल नहीं है। जहाँ पंचायत घर है तो वहाँ पंचायत घर कर दी, यहाँ कहीं और CFC की बिल्डिंग है तो उसको कर दिया। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अब नहीं है तो अगर हम इंतज़ार करेंगे ये कब बनेगा, कब टेंडर प्रोसेस शुरू होगा, तब तक ये तीसरी लहर होकर चली जाएगी और लाखों की तबाही हो जाएगी। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो ऑप्शन आपके पास है उसी से काम चलाना है। आपको यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अगर बात करूँ तो सब जगह दिक्कत है। आप जो ऑलरेडी डिस्पेंसरीज़ हैं, ऑलरेडी जो आपके पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आपके पास स्टाफ पूरा नहीं है। बड़ी सारी जगहों से डिमांड आती है आप हॉस्पिटल नए बनाओ, लेकिन दिक्कत जब हम अप्रोच करते हैं तो डॉक्टर्स की कमी है। फिर बात आ जाके वहीं रुकती है। लोगों को RBA का फ़ायदा तो लेना है,
लोगों को गांव के खाते से डॉक्टरी तो पढ़नी है, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो फिर उनको काम करने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या उनके अपने लोगों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या अपने देश के प्रति, क्या अपने प्रांत के प्रति, क्या अपने ब्लॉक के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सवाल तो उन लोगों से भी उठता है कि आपको अगर यहाँ सरकार सब कुछ मुफ्त में उस एंगल्स में प्रोवाइड करती है तो फिर आप वहाँ अपनी नौकरी क्यों नहीं देते? और जब आपको लगाया जाता है तो फिर सिफारिशें आ जाती है, किसी की अटैचमेंट हो जाती है, किसी की डिटैचमेंट हो जाती है। नहीं करोगे तो फिर कटघरे में आ जाके जिनकी सरकार होती है उनको खड़ा कर देते हैं। तो दिक्कतें केवल और केवल सरकार की तरफ से नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब तक लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, आप बाहर देखो कितने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कहता सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और हमें अपने इंटरेस्ट से पहले देश का इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। और ख़ासकर इतना काम मेडिकल वालों ने किया है, लेकिन आप देखेंगे उसमें फार्मेसी वाले हैं, उसमें आशा वर्कर्स हैं, उसमें आपका जो एनओ है, जो छोटे लेवल पे जो लोग हैं, उन्होंने जो छोटे लेवल कोई ऐसा नहीं, ऐसे तो उनका बड़ा महान कार्य है, लेकिन जो ओहदे में छोटे हैं उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है। और जो लोग एक्सपर्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, वो कोविड कोरोना में खुद देखने कभी जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको कोरोना का डर था। और दूसरी तरफ वही हेल्थ के लोग हैं और वो जा रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये चीज़ें तो उनको भी देखनी पड़ेंगी ना। तो कुल मिला के फिर आ जाके अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे या बाकी लोगों को कटघरे में खड़ा करें, तो मुझे नहीं लगता ये न्याय होगा। जैसे आपने कहा सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया, कहा जी अब हर पंचायत में जो है लोग, बच्चे जो हैं वो आज गेम खेलेंगे, और किट पहुंच गई जी हर जगह। जब किट के अंदर किट खोली, उसके अंदर जो सामान आया, तो लगभग हर पंचायत मेंबर ने ये कहा कि ये धोखा है, ये फर्जीवाड़ा है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड हमारे साथ हुआ है। लेकिन ना उसकी आज तक कोई इंक्वायरी हुई, ना उस मामले में उस मामले का किसी ने संज्ञान लिया, और ना ही आप लोगों ने प्रखर रूप से वो चीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी। क्योंकि ये एक पंचायत का मामला नहीं है, इतनी हज़ार पंचायतों का मामला है जिन पंचायतों में वो किट गई है। तो क्या उस मामले में चुप्पी साधने का ये मतलब नहीं है कि चलो अपनी सरकार है बीजेपी की इसलिए खामोश रहो, कल किसी और की आएगी तो फिर हू हल्ला करेंगे? ऐसा है कि जो आपने कहा, तो ये ड्यूटी पंचायत में भी लोगों की बनती थी, जो पीआरआई मेंबर्स थे, कि इसको ऑब्जेक्ट करते। आप एक रिटर्न पे कोई कंप्लेंट ले आइए, किसी ने नहीं की। कारण क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब हमारी खुद की कमी होती हैं तो हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। जब हम खुद ईमानदारी से काम कर रहे हो तो फिर कोई भी किसी भी पद पर बैठा हो, आप डंके की चोट पर उसको बोल सकते हो कि भैया ये आप गलत कर रहे हो। आपको लगता है वो जाती हुई थी? नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूँ अभी, क्योंकि जब पंचायत के अंदर चीज़ें घट रही हैं, वहाँ पर रेजोल्यूशन साइन होता है, तो आप कभी पंचायत ग्रास रूट पर, मैं कहता हूँ कि कमी सब जगह रह रही है। क्या जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट ने लिखा है, क्या ग्राउंड पर उतने लोगों को बुलाकर वो रेजोल्यूशन डल रहा है? क्या नहीं डल रहा है? क्या उन लोगों को पूछा जा रहा है? क्या पंचीज़ अगर 11 हैं तो 11 को बुलाकर साइन हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं? तो ये चीज़ें कहाँ से कमी आ रही है? आप लोग खुद कितने स्पष्ट हो? पहले खुद होना पड़ेगा। जब अगर आप स्पष्ट हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको प्रखर रूप से बोलना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपनी कमियां छुपाने के लिए फिर आप बोलोगे पर्दे के पीछे कि ये गलत हो रहा है, हो तो रहा है, गलत बोल कहाँ रहे हो? लोग कहते हैं जी हम सरकार से डरते हैं इसलिए नहीं बोलते। किस लिए डर रहे हैं भैया? क्या कौन सा? मैं बोलता हूँ, मैंने तो अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, प्रखर रूप से बोल रहा हूँ। क्या करना है? मेरा कोई काला काम है क्या? मेरे पास कोई काला धन है क्या? मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, जिसको जो करना है करे। अगर उनके पास भी अगर ऐसी भावना से काम कर रहे हैं तो फिर उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर डरने की ज़रूरत है। अगर गलत कर रहे हैं तो फिर सरकार छोड़ के आप घर वालों से भी डरोगे। मुझे इसी बताइएगा कि जब से डीडीसी का इंस्टीट्यूशन बना है, पंच और सरपंच तो बेचारे गायब ही हो गए। वो कहते हैं जी निचले स्तर पर तो काम हम लोग करते हैं, प्लान हम लोगों ने बनाकर भेजना था बीडीसी के पास, बीडीसी ने प्लान बनाकर भेजना था डीडीसी के पास, डीडीसी ने उस प्लान पर अप्रूवल देकर फिर सरकार के समक्ष रखना था। कहता हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हमारे पास वीडियो आते हैं जी दस्तखत करो, यहाँ पर हमारे पास आते हैं दस्तखत कराने के लिए। क्या ये सत्य है या ये झूठ है? वाकई निचले स्तर पर सरपंचों को, पंचों को पूछा जा रहा है? और क्या ये भी हकीकत है कि पंच और सरपंच जो है वही पंचायत में काम कर रहे हैं, डीडीसी जो है वो आज भी क्या कहते हैं पंचायतों में कम जा रहे हैं? ऐसा है कि लोगों ने जहाँ तक चुना है तो डीडीसी उस एंगल से जा रहे हैं। लेकिन आप कहो कि पंचायतों के अंदर हम कोई अपना इंटरवीन कर रहे हैं, कोई उनको दखल अंदाजी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
मैंने पहले भी कहा, अपने राइट्स बनने के साथ साथ अपने राइट्स भी पढ़ने चाहिए। अगर पंच को अपने राइट नहीं पता है, सरपंच को नहीं पता है, जब बीडीसी को नहीं पता है, जब मेरे को नहीं पता है, तो इसमें गलती किसकी है? मेरी है। तो मुझे देखना चाहिए ना कि मुझे पहले अपने राइट्स, मेरे पास क्या पावर्स हैं, मुझे क्या करना है मेरे वार्ड के, मेरे लिए। आप क्यों नहीं पढ़ाते लिखाते इनको, पंचों सरपंचों को या बाकी जो डीडीसी मेंबर है? आप तो वकील हैं, बाकियों को भी देखें। जब मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो पंचायती राज एक्ट आया है, उस एक्ट को जब पढ़ता हूँ तो उसमें एक सेक्शन है जिस सेक्शन में ये कहा गया है कि भाई डीडीसीज को इख्तियार है कि वो जहाँ चाहें वहाँ बिल्डिंग अपनी ले ले और सरकार को बता दें भाई ये हमारी बिल्डिंग है, ये हम यहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर बन रहा है। और उसमें ये भी है कि फिर आप लोगों की मीटिंग होगी, आप अफसरों को बुला सकते हो, मीटिंग कॉल कर सकते हो, सवाल जवाब उनसे पूछ सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं तो आज भी हम यही देखते हैं कि डीडीसी मैडम निकली हैं और एक थानेदार कहता है कि हवलदार कहता है भाई खड़े हो जाओ, यहाँ पे तुमको खड़ा रहना है, यहाँ पे मैंने कह दिया। और सामने से एक मैडम जा रही हैं, वो कोई सरकारी बाबू हैं, वो कहती हैं यार इनको भी जाने दो मेरे साथ। तो 2 मिनट के लिए एक आदमी ये सोचने लगता है कि यार लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सबसे ताकतवर तो ये डीडीसी है, लेकिन इस डीडीसी को शायद या तो कानून ही अपना नहीं पता या ये पता ही नहीं कि ताकतें क्या है। तो आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ वाले हैं, समझ वाले हैं, आप इन इंस्टीट्यूशनों की समझ इन लोगों को क्यों नहीं देते? और दूसरा, क्या आप मानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की डीडीसीज बनी हैं, इन सब को भारत भ्रमण कराना चाहिए, घुमाना चाहिए, भेजना चाहिए अलग अलग राज्यों में जहाँ पर डीडीसी काम कर रही है, ताकि इनको ये पता चले कि डीडीसी का काम क्या होता है? ऐसा है कि सभी लोग जो चुनकर आए हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि थोड़ा सा, जैसे आपने कहा अब एक डीडीसी की बात की तो उनको रोका, वो गलत था। वो हमने पहले दिन से उसको ऑब्जेक्ट किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद वो रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद वो रिपीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में ये परेशानी आई, शायद एक पटवारी नहीं समझ रहा था कि डीडीसी क्या है। तो थानेदार तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थानेदार को तो मन करे जिसको मर्जी अंदर डाल दे। लोकतंत्र तो है, लेकिन वो तो बात की बात है कि इसने क्या किया क्या नहीं किया, पूछताछ, लेकिन इंक्वायरी के लिए तो उठा ही सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो दिक्कत आई है, लेकिन आगे से वो दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। हमने वो हमारी बैठक हुई थी अंदर, और बाकायदा उसमें जिस पेपर्स पे और न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो इशू हुआ है, वो हम मानते हैं वो गलत हुआ था। इसके अलावा जो आपने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। भारत भ्रमण की बात हो रही है तो वो चल रहा है। अभी कुछ लोग पंजाब में गए थे, इससे पहले भी कुछ लोग गए थे, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। सबके लिए होना चाहिए, पंचों सरपंचों के लिए, बीडीसी के लिए, डीडीसी के लिए, लेकिन ताकि सबको ये पता चले हमारा काम क्या है, हमको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। तो वो चल रहा है। लेकिन आपको पता है कोरोना है तो एकदम से इकट्ठा नहीं भेज रहे हैं। अभी कुछ लोग गए थे पिछले दिनों, मैंने जैसे कहा, तो अलग अलग जगह सीख रहे हैं लोग, सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। और आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव आया है, और ख़ासकर जब ये 3rd टायर बनने के बाद ना काफ़ी बड़ा बदलाव आपको देखने में मिल रहा है। कि जो लोग, मैं कहता हूँ आपको कि पहले हमें भी पता नहीं होता था कि पंचायतें कुछ कर रही हैं। आप कह रहे हो ना जैसे कि पंची सरपंच कह रहे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन अब आप देखेंगे सब कुछ पता है। अब वो पंचायत में कोई काम करते हैं तो बाकायदा सोशल मीडिया पे चढ़ा रहे हैं, बाकायदा पेपर पे आ रहा है। आप ही कितने पंची सरपंच का इंटरव्यू करते हैं, पहले कौन पूछता था, कौन कहाँ जाता था कोई सब पंची सरपंच? अब जा रहे हैं, तो एम्पावरमेंट हुई तभी तो जा रहे हैं, नहीं तो कौन पूछने वाला था। तो कुल मिला के बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन भाई साहब इस बात को मानना चाहिए कि हमें थोड़ा समय लगेगा चीज़ें बदलते हुए। जो आपने कहा डीडीसी बिल्डिंग की, तो हमारे पास अभी लेटर आए हैं, हमारी कुछ साइट सेलेक्ट की हैं, हमें पूछा गया है कि क्या आपको ये फिजिबल है, आपको ठीक लगता है तो हम यहाँ ऑफिस, तो वो प्रोसेस भी गवर्नमेंट कर रही है। हमारे अलग से ऑफिस बन रहे हैं, रेजिडेंशियल्स बन रहे हैं। अब उसकी सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं, PSOs की, और बाकी सारी चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, धीरे धीरे बदलेगा। एक समय था जब MLA के चुनाव हुआ करते थे, तो हमें सुनाते हैं पुराने लोग के ट्रक्स के ऊपर MLAs जाया करते थे। और जब अटल जी की सरकार आई तो वही MLAs को गाड़ी मिल गई, बड़ी MLAs को एम्पावर कर दिया, पैसे आ गए CDF। तो कभी पूछना पुराने वालों के पास होता क्या था, कुछ नहीं। तो उनको समय लगा, तो हमें भी वैसे ही पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। और सबसे बड़ी बात की क्या कभी किसी सरकार ने नहीं चाहा, और मैं ओपनली कहता हूँ कोई MLA नहीं चाहता है कि पावर शेयरिंग हो। कोई, हम भी, मैं बैठा हूँ ना तो मेरे मन में भी होगा कि मेरे अलावा बाकी क्यों, जबकि ऐसा नहीं है। सबको पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अपना काम जब जितना कम हो उतना अच्छे से आदमी निभा सकता है। आपने पावर शेयरिंग की बात की, असेंबली के चुनावों को लेकर डिबेट एक शुरू हुआ है। मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है, ज़ाती तौर पे, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना नहीं, ज़ाती तौर पे ये मानना है कि चुनाव कम से कम जून जुलाई 2022 में होने चाहिए, तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए, ताकि डीडीसी का इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में इतना मजबूत हो कि आने वाले समय में जो भी सरकार आती है
वो सरकार इस इंस्टीट्यूशन को उसके बाद हिला ना सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी चुनाव कराते हैं तो जो ही एमएलए आएगा उसका सबसे पहला काम यही होगा भाई डीडीसी यहाँ क्या कर रहा है, डीडीसी वहाँ क्या कर रहा है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि एमएलए के इंस्टीट्यूशन में जब लोग एमएलए बने तो उन लोगों ने सैलूनों की जाकर रिबन काटे, उन लोगों ने ट्रांसफार्मरों के रिबन काटे, उन लोगों ने नाली में वो गली का काम हो रहा था उसमें टाइलें डलने वाला काम जो है उसका रिबन काटा, जबकि ये काम जो है एक एमएलए का, एक चुने हुए प्रत्याशी का नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगा आपका ज़ाती तौर पे, एक वकील के तौर पे और एक भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे खुद क्या मानना है कि क्या चुनाव अभी होने चाहिए या आपको भी लगता है कि चुनावों को भी टाल दिया जाना चाहिए ताकि डीडीसी अपने पूरे शबाब पे आए तो उसके बाद फिर चुनाव हो यहाँ पर? ऐसा है कि मेरे बोलने से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो इलेक्शन कमीशन को कॉल लेनी है और दूसरी जो यूटी गवर्नमेंट है इसको कॉल लेनी है कि माहौल कंड्यूसिव है कि नहीं है चुनाव कराने के लिए। कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी का आदेश आएगा वो हमने करना है। वो आज कल कहेंगे चुनाव कराने के लिए तो हम आज कूद पड़ेंगे उसके लिए। रही व्यक्तिगत रूप से बात, तो मैंने कहा है कि अब ये मोदी जी का सपना है, चुनाव हो ना हो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी ने लाल किले से अगर कहा है कि मैंने तीनों इंस्टीट्यूट तैयार किए हैं और इनको ग्रास स्तर तक मजबूती देनी है, तो वो एमएलएस के आने से वो बदलने वाला नहीं है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि आने के बाद वो कहेंगे डीडीसी क्या कर रहा है, तो वो तो प्रॉब्लम आप मुझे बताओ, वो होता ही है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो चीज़ें हम सब देखते आए हैं, वो देखनी है। लेकिन फिर बात वही आती है कि हर एक व्यक्ति को अपने दायरे में रहकर काम करना है। उसको अपना दायरा पता है होना चाहिए कि मेरा दायरा क्या है। जब उसको अपना दायरा पता है और वैसे ही पढ़े लिखे लोग अगर वहाँ चुनकर आते हैं, जैसे पिछली बार भी अच्छे पढ़े लिखे लोग आए तो आगे भी चुनकर आते हैं, तो उनको भी पता होगा मेरा दायरा क्या है। अब खुद पढ़ा लिखा होने के बाद अगर कोई जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है तो फिर वो लोकतंत्र का मजाक खुद बनाएंगे। इसके लिए तो किसी को जिम्मेवार ठहरा नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डीडीसी मजालता अमित शर्मा। साफ, शफाफ और बिल्कुल सटीक बातें आपने अमित शर्मा से सुनी है। डीडीसी मजालता हैं और एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि चुनाव जब भी हो हम चुनावों के लिए तैयार हैं। और ये भी कहा कि चुनाव जब मर्जी तब हो, उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर नया बनता है सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या है, हमको कहाँ तक काम करना है। एक दूसरे की काम में टांग नहीं अड़ानी है। और जिस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि ग्रास रूट गवर्नेंस को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जाए।